हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक हैं और इसी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सब्जेक्ट अपना चल रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर बिजनेस। यूनिट 1 का ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है, आशा करता हूं आप देख चुके होंगे। यूनिट 2 अपनी स्टार्ट हो रही है। एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जो भी यूनिट 1 का वीडियो नहीं देखा है जिन्होंने, वो एक बार वो वीडियो देख लें। कारण ये है, मैं ऐसा बहुत ही कम बार कहता हूं, लेकिन कारण ये है कि यूनिट 2 जो है इसका सिलेबस और यूनिट 1 का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है। यूनिट 1 में थोड़ा सा पॉइंट वाइज है और यूनिट 2 के अंदर डिटेल के अंदर सारी चीजें समझाई गई हैं। तो पहले अपन यूनिट 1 आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है, और अगर देख लिया है तो यहाँ पर अपन सीधा हमला बोल सकते हैं। आइए देखते हैं। एमबीए की बुक्स हमारी अवेलेबल है 849 रुपीज में। पूरी की पूरी 7 बुक्स का सेट आपको ईमेल के ऊपर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। यदि अभी तक किसी ने नोट्स नहीं बनाए, किसी को समझने में दिक्कत हो रही है, तो ईजी लैंग्वेज में मैंने एक बुक लिख रखी है जो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर मिल जाएगी। 849 में पूरी 7 कोर्सेज है, मतलब 7 बुक्स हैं। पूरा का पूरा आपका एमबीए का कोर्स है। हाँ, अब क्लाउड कंप्यूटिंग के जो सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है वो वापस से सेम टॉपिक आता है फर्स्ट यूनिट के तरह ही। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स क्या होते हैं और इसकी सर्विसेज क्या होती है। तो टाइप्स तो नॉर्मल है, कौन कौन से अपन ने लास्ट यूनिट में देखा ही है। पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, आगे कम्युनिटी क्लाउड, फोर्थ पॉइंट है ना। पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड और कम्युनिटी। थोड़ा और डिटेल में अभी इनको देखेंगे। नट शेल में आपको बता देता हूं। पब्लिक क्लाउड वो क्लाउड होते हैं जो केवल पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल होते हैं, लाइक गूगल ड्राइव है। हाँ, मेरा पर्सनल डेटा तो है उसके ऊपर, लेकिन है कि पब्लिक डोमेन के ऊपर अवेलेबल होते हैं। उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कोई भी वहां पे सर्विसेज ऑप्ट कर सकता है, अपनी स्टोरेज कर सकता है, नेटवर्किंग कर सकता है, सारे फंक्शंस उसके अवेलेबल होते हैं। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का खुद का ओन बेस्ड क्लाउड होता है जिसपे किसी एक्सटर्नल सर्वर, एक्सटर्नल कंप्यूटर को इजाजत नहीं होती कि वो उस पर वर्क कर सके। हाइब्रिड क्लाउड के अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें पब्लिक भी होती है, प्राइवेट भी होती है। एक पोर्शन जो रहता है वो पब्लिक के लिए रहता है, बाकी जो पोर्शन रहता है प्राइवेट के लिए रहता है। तो ये डिपेंड करेगा कौन सी चीजें क्या है, ठीक है। अब कम्युनिटी क्लाउड के अंदर का ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मिलकर एक क्लाउड अगर ऑप्ट कर लेती है तो कम्युनिटी क्लाउड कहलाता है। ये ऑलरेडी अपन ने फर्स्ट यूनिट में देख रखा है, इसको और डिटेल में यहाँ पर आने वाला भी है। इसीलिए मैंने कहा था कि पहले फर्स्ट यूनिट देख लो ताकि ये काफी ईजी हो जाएगा क्लाउड, क्योंकि वहां पर मैंने थोड़ा सा इसको कंसेप्ट वाइज ज्यादा बता रखा है। नेक्स्ट आ जाता है हेडिंग जो है क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड सर्विसेज में फर्स्ट सर्विसेज है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। जब क्लाउड के बेस पे हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज मिल जाती है, लाइक स्टोरेज, नेटवर्किंग की सर्विसेज, इंटरनेट, सर्वर्स, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम प्रोवाइड कराते हैं तो वो क्लाउड सर्विसेज के अंदर आता है। लाइक कि हमको, जैसे कि आपको पता ही है क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है कि अपने पास कोई चीज नहीं है, लेकिन वो दूसरा इंटरनेट की हेल्प से अपन वो चीज को एक्सेस कर पा रहे हैं, अपन वो चीज को यूज कर पा रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट है, अगर अपन इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं, लाइक किसी की स्टोरेज कैपेसिटी, नेटवर्किंग की कैपेसिटी, इंटरनेट, तो वो क्या कहलाता है, क्लाउड सर्विसेज। अब इंटरनेट तो क्या है कि इनबिल्ड रहता ही है, लेकिन इंटरनेट के अंदर भी वेरियस फॉर्म्स है। वेरियस फॉर्म्स यानी कि एक डार्क नेट है ना। तो डार्क नेट पे तो बात कितनी कम करी जाए उतना ही ठीक रहता है हमेशा, लेकिन 95% जो इंटरनेट है वो डार्क नेट पे एग्जिस्ट करता है, हम केवल 5% रहते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, नेट प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, जहां पर हम कोई एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कोई हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, लाइक कि हमने कोई एप्लीकेशन बनाई, .NET, जावा, PHP पे कोई एप्लीकेशन बनाई। अब वो बनाने के लिए भी हम सर्वर का यूज, क्लाउड का यूज कर रहे हैं, उसको रन करने के लिए भी क्लाउड का यूज कर रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज हो गया, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा हूं क्लाउड पर जाके, लाइक गूगल शीट हो गया, है ना, जिसका मैं यूज कर रहा हूं और एक्सेस कर पा रहा हूं, गूगल वर्क स्पेस, सेल्सफोर्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। फंक्शन एज ए सर्विसेज, स्टोरेज एज ए सर्विसेज, यही थोड़ा सा एक्सटेंशन है इंफ्रास्ट्रक्चर का। आगे देख लेते हैं। फंक्शन एज ए सर्विसेज अलाउ डेवलपर टू एग्जीक्यूट कोड एंड रेस्पॉन्स इवेंट विदाउट मैनेजिंग सर्वर्स, यानी कि सर्वर को मैनेज करे बिना ये कोड्स अपने डिप्लॉय कर सकते हैं, यानी कि अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, उसको रन करके देख सकते हैं, और सारा का सारा किस पे होगा, क्लाउड बेस पे होगा।
स्टोरेज एज ए सर्विसेज लाइक गूगल जो ड्राइव है, अब फिजिकल स्टोरेज की जरूरत नहीं होती हमको। यहाँ पर जितनी भी सारी चीजें हैं वो हमने वर्चुअली रख रखी है, लाइक कि हमको अब हार्ड ड्राइव की जरूरत नहीं है, हमने सारा का सारा डेटा गूगल ड्राइव पर डाल दिया। तो स्टोरेज एज ए सर्विसेज आप मान के चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज का ही सब टाइप है, केवल पॉइंट्स बढ़ाने के लिए ऑथर बार बार ये पॉइंट्स लिखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, फंक्शन एज ए सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज और स्टोरेज एज ए सर्विसेज। ठीक है, अब क्लाउड सर्विस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, इसका मेजर पॉइंट ये रहता है कि क्लाउड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट इसलिए रहती है, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, हम स्केल कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल रहता है, सिक्योर्ड रहता है। वही जो बेनिफिट अपन फर्स्ट यूनिट के अंदर देख कर आए हैं, ये यूनिट में इसलिए फास्ट चल रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में इसको डिटेल में मैंने समझा रखा है। तो क्लाउड सर्विस रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इवैल्यूएट द सेवरल की रिक्वायरमेंट टू एंश्योर द सेलेक्ट द राइट क्लाउड सर्विसेज। अब कौन सी क्लाउड सर्विसेज लेनी है, अमेजोन का लेना है हमको, गूगल का लेना है, माइक्रोसॉफ्ट को, कौन सी क्लाउड सर्विसेज लेनी है, उसमें हम फीचर्स चेक करते हैं कि सबसे पहला फीचर्स क्या है, स्केलेबिलिटी, हमको कितने स्केल तक जाना है, हमारा बजट कितना है, उसकी परफॉर्मेंस कितनी है, कहां पे हमको स्टोरेज की कैपेसिटी ज्यादा मिल रही है, कहां पे सिक्योरिटी ज्यादा मिल रही है और कंप्लायंसेस क्या क्या है। अब आजकल थोड़ा सा इंडियन लॉज इसके अंदर स्ट्रिक्ट हो गए हैं, उन्होंने कह रखा है कि आपको जो क्लाउड कंपनीज के साथ टाइप करना है उनका सर्वर इंडिया में होना जरूरी है। यानी कि आप फॉरेन, जैसे कि एक वेबसाइट, एक एप्लीकेशन बताता हूं मैं आपको, टेराबॉक्स, बहुत से बच्चे जानते होंगे, बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे। 1024 GB तक का स्टोरेज प्रोवाइड कराती है, मतलब गूगल ड्राइव आपको 15 GB दे रही है, वो टेराबॉक्स आपको 1024 GB तक दे रही है। और अगर उसका प्रीमियम वगैरह कुछ है उसका प्लान, वो ले लेते हो तो 5 TB तक भी अवेलेबल करा देती है। नहीं, 1 TB वो स्पेस प्रोवाइड करा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बट वो सर्वर कहां पर है, उसका सर्वर चीन में, वो एप्लीकेशन चीन की है, वो मेड इन इंडिया एप्लीकेशन नहीं है। तो अब इससे क्या होता है, आपका जो डेटा है वो वहां चला जाता है। लीगल कंप्लायंसेस में जो लीगल कंपनीज यहाँ पे रजिस्टर्ड होती है उनसे गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि उनका डेटा इंडिया में ही रहे। ठीक है, क्योंकि अगला जो वॉर होने की संभावना है वो डेटा के बेस पे होगा, कॉस्ट इफेक्टिव। नेक्स्ट आपको ये चेक करना होता है रिक्वायरमेंट में कि कॉस्ट एफिशिएंसी, अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। नेक्स्ट आपको चेक करनी होती है कि हमारे पास वो अवेलेबल है कि नहीं है, मींस के आपके जोनल में वो अवेलेबल है। मींस कि अगर मेरे को एक क्लाउड सर्विस लेनी है, सपोज मेरे को मेरे इस इंस्टीट्यूट के लिए क्लाउड सर्विसेज लेनी है, तो मैं क्या क्या चेक करूंगा, एक तो बजट चेक करूंगा, सिक्योरिटी चेक करूंगा, अवेलेबिलिटी चेक करूंगा, स्केलेबिलिटी चेक करूंगा, लीगल कंप्लायंसेस चेक करूंगा और फ्लेक्सिबिलिटी चेक करूंगा कि कब मैं उसके ऊपर वर्क कर सकता हूं। इसके अलावा सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, उनका कस्टमर केयर सपोर्ट कैसा है, यूजर मैनेजमेंट और एक्सेस कंट्रोल मेरे को कौन कौन से मिल पा रहे हैं, क्या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो नहीं चल रहा है क्योंकि मेरे को ही चलाने नहीं आ रहा है, तो फिर हम किसको, टीम को कैसे सिखाएंगे, डाटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है क्लाउड एंड डायनेमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाउड एंड डायनेमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ ट्रांसफॉर्मिंग हाउ बिजनेस मैनेज एंड डिप्लॉय द आईटी रिसोर्सेज। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का सिंपल सा मतलब है कि जो हमारे पास आईटी रिसोर्सेज है, लाइक हमारे पास जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, उनको हम क्लाउड से कौन से कंप्यूटर्स को लिंक कर रहे हैं और क्या हम उस पर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, स्टोरेज में काम आ रहा है, कौन सी चीजें हो रही है, तो वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे भी डायनेमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बात कर लेंगे। अब क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या हो जाता है, रिसोर्स की पूलिंग हो जाती है, मतलब कहीं पे हाई एंड पे एप्लीकेशन है, मैं उसको यूज कर पाता हूं, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज हो जाती हैं, ऑटोमेशन की बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, लाइक कि जैसे कैनवा में ऑटो सेव का ऑप्शन आ गया, अब तो इमेज जनरेशन का भी ऑप्शन आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई, वीडियो एडिटिंग का ऑप्शन आ गया, बहुत सारी एन नंबर्स ऑफ द थिंग्स आ गई। स्केलेबिलिटी आ चुकी है, इलास्टिसिटी। स्केलेबिलिटी यानी कि अगर मेरे को 1 TB से 10 TB पे जाना है, 20 TB पे जाना है, तो स्केलेबिलिटी अवेलेबल है। फ्लेक्सिबल है, ब्रॉडर नेटवर्क एक्सेस अवेलेबल रहता है। ब्रॉडर नेटवर्क का मतलब कि मैं मल्टीपल डिवाइसेस को यूज कर सकता हूं और साइमल्टेनियसली मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से, सारी चीजें डेस्कटॉप से, सबसे यूज कर सकता हूं और मेजर्ड कर सकता हूं इसकी सर्विसेज, क्योंकि इसके अंदर एनालिटिक्स पूरा अवेलेबल रहता है। कितनी बार मैंने क्लाउड एक्सेस करा, कितने जीबी यूज करा, कहां पे मेरा स्टोरेज फ्री है और कितने वेबसाइट पे, पूरी की पूरी सारी चीजें हिट हो जाती, मतलब एनालिसिस आ जाता है। अब डायनामिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, अब जैसे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया कि क्लाउड पे जो मैं सर्विसेज ले रहा हूं उसके कुछ की कंपोनेंट्स अपन ने जो फर्स्ट यूनिट में वो के वही लिख देंगे। डायनामिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो उसके अंदर वर्चुअल मशीन के एक्टिविटीज हैं वो ऑथर यहां पर लिख रहा है, लाइक ऑटोमेशन। डायनामिक इंफ्रास्ट्रक्चर लीवरेज द ऑटोमेशन टूल्स टू मैनेज द ये फर्स्ट
टाइम भी मैं इसको नहीं बोल पाया था। ऑर्केस्ट्रेट रिसोर्सेस, ऑर्केस्ट्रेट रिसोर्सेस का मतलब होता है मैनेज करना, सारे आईटी रिसोर्सेज जो होते हैं उसको मैनेज करने को ऑर्केस्ट्रेट रिसोर्सेज बोलते हैं। मींस के एक थोड़ा सा इंग्लिश का टर्म है, इसका मतलब वैसे तो सुसंगठित होता है, हिंदी में मोबाइल के टर्म्स में बात करी जाती है। तो ऑटोमेशन का डायनामिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हेल्प करता है, ऑटोमेशन में हेल्प करता है, वर्चुअलाइजेशन में हेल्प करता है। वर्चुअलाइजेशन में मींस कि हम कोई प्रोटोटाइप बनाते हैं, उसको चेक करने के लिए जो एक्टिविटीज होती है वो वर्चुअलाइजेशन में, ठीक है। इंटीग्रेशन में हेल्प करता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी से डेटा ट्रांसफर करना, जूम कॉल करना, मीटिंग करना, ये सारा एक्टिविटीज या हमारे रिसोर्स पूलिंग में हेल्प करता है। एजिलिटी प्रोवाइड कराता है, इसको एजिलिटी यहाँ पर स्केलेबिलिटी से ही है, यानी कि हम इसको रैपिडली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कॉस्ट की ऑप्टिमाइजेशन भी करता है। अब सर यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन रहा होगा, सर डायनामिक इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आपको समझ में आया? तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है। डायनामिक एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिक मीनिंग यही है कि क्लाउड पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे हमको लिख देने। डायनामिक में केवल कहना, डायनामिक का मतलब तो होता है वोलेटाइल नेचर का, वोलेटाइल यानी कि बार बार परिवर्तित होने वाला। अब क्लाउड के अंदर भी सेम काइंड ऑफ होती है, बार बार वो भी परिवर्तित होता रहता है। लाइक की स्केलेबिलिटी करी जा सकती है, यूजेस बढ़ाए जा सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यही सारी चीजें इसके अंदर आती है। अब बेनिफिट ऑफ क्लाउड एंड डायनामिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अब वही क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट क्या होता है? कॉस्ट इफेक्टिव है, स्केलेबिलिटी है, फ्लेक्सिबल है, एफिशिएंसी इंप्रूव करता है, बेटर रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन हो पाता है, एजिलिटी बढ़ाता है, कॉस्ट सेविंग हो गया, कोलैबोरेशन को एनहांस करता है, ठीक है। अब क्लाउड अडॉप्शन मेजर्ड सर्विसेज, क्लाउड अडॉप्शन मेजर्ड सर्विसेज इन्वॉल्व द बिजनेस प्रोसेस एप्लीकेशन एंड डेटा टू क्लाउड एनवायरमेंट. One of the key features to cloud services in the methods of service model, which provide the several benefits consideration to organization adopting cloud solution. अब फिर से समझना है, थोड़ी मैंने पढ़ दिया इसलिए आपको लगा होगा कि सर आगे बढ़ गए। आपको आराम से समझा देता हूँ क्योंकि अभी अपने पास टाइम भी है इस वीडियो में और एक टॉपिक भी बड़ा इजी है। क्लाउड अडोप्टेशन मेजर्ड सर्विसेज, यानी कि मेरे को कौन सा क्लाउड अडोप्ट करना है, उसके लिए कौन कौन सी मेरे को सर्विसेज लेनी है, उसके लिए मैं चेकलिस्ट बना रहा हूं और उसका बेनिफिट आइडेंटिफाई कर रहा हूं। या कि मेरे को क्लाउड क्यों चाहिए, मेरे को स्टोरेज के लिए चाहिए, मुझे नेटवर्किंग के लिए चाहिए, मुझे हाई एंड पे एप्लीकेशन रन करने के लिए चाहिए, मुझे क्यों चाहिए, तो वो क्लाउड अडॉप्टेशन मेजर्ड सर्विसेज में आता है। क्लियर हो गया। मेजर्ड सर्विसेज ऑफ क्लाउड, हाँ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? पे एज यू गो प्राइसिंग, पे एज यू गो यानी कि एक की फीचर होता है, जितना मैं यूज करूं उतना चार्ज लग जाए, यानी कि 1 टेराबाइट यूज करूं तो 1 का लगे, 500 MB यूज करूं तो 500 का लगे। रिसोर्स मीटरिंग, रिसोर्स मीटरिंग का मतलब कि मैं ट्रैक कर सकूं कि कितना यूज मैं कर पा रहा हूं, मेरे द्वारा सर्वर पे कितना लोड जा रहा है, वापस मेरे पास कितना आ रहा है, कहां पे लैग आ रहा है, नहीं आ रहा है, कौन सी चीजें हो रही है, बैंडविड्थ को मैं सही से मैनेज कर सकूं, स्केलेबिलिटी मैं यूज चेक करके देख सकूं, ट्रांसपेरेंसी एंड मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगर किसी ने भी गूगल एनालिटिक्स या फेसबुक एनालिटिक्स पढ़ा है, थोड़ा सा भी पढ़ा है, तो ये ट्रांसपेरेंसी और मॉनिटरिंग सारा उसी से की फंडा है कि कौन कौन से फीचर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, कौन कौन सी सारी चीजें रहती है। तो गूगल एनालिटिक्स में इसमें डिटेल में, इसके आगे यूनिट्स में आएंगे, है ना, अदर सब्जेक्ट्स के अंदर 4 यूनिट में, तो अपन इसमें भी बात करेंगे। कॉस्ट कंट्रोल, और 3rd सेमेस्टर में तो अपन ने गूगल एनालिटिक्स पे डिटेल में बात करी है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, बिलिंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो अब आपको एक बात और समझ में आ रही होगी कि सर ये सारे पॉइंट रिपीट होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि ये क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट बोल लो, क्लाउड कंप्यूटिंग मेथड्स ऑफ सर्विसेज के इंपॉर्टेंस बोल लो, बेनिफिट्स बोल लो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम ही चलते हैं, केवल 1-2 पॉइंट ही इधर उधर होता है, इसलिए ज्यादा घबराना नहीं, काफी अच्छा स्कोर बनता है। अब वापस बेनिफिट के अंदर आएगा तो वही क्लाउड सर्विसिंग के बेनिफिट भी वही हैं, क्लाउड सर्विसिंग या क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज के मेजर्ड के बेनिफिट भी वही हैं। कॉस्ट एफिशिएंसी इंश्योर हो जाती है, फाइनेंशियल अपन प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इतना पैसा लगने वाला है, रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, एजिलिटी बढ़ जाएगी, इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। नेक्स्ट, कंसिडरेशन ऑफ अडॉप्टिंग मेजर्ड सर्विसेज। अब कौन कौन सी चीजें मैं इन सर्विसेज को चेक करने से पहले चेक करता हूं, मतलब कि अगर मैंने स्टोरेज लेना है, नेटवर्किंग लेना है, उससे चेक करने से पहले मैं कौन कौन सी चीजें चेक करूंगा। एक तो प्रिडिक्शन करूंगा कि मेरे को कितनी रिक्वायरमेंट है, तो यूसेज का फोरकास्टिंग करूंगा कि मेरे को 40 GB नेट चाहिए, 50 GB, जैसे कि हमारे यहाँ पे
आपको आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ पे रोज का डेटा कंजम्पशन, रोज का डेटा कंजम्पशन अप्रोक्सीमेटली 200 जीबी प्लस जाता है। कितना? 200 जीबी प्लस। आप कहोगे सर मूवी डाउनलोड करती है क्या टीम? तो ऐसा नहीं है, पर 200 जीबी प्लस जाता है ना। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मेरे डिफरेंट वीडियोस जाते हैं, जिनमें हम बहुत से वीडियोस रेंडर हुए बिना जाते हैं, जिनमें वो 8 जीबी 10 जीबी की फाइल्स होती है। तो 200 प्लस जीबी का हमारा ही डेली का कंजप्शन है। तो वो हम ये चेक करते हैं यूजर की फोरकास्टिंग क्या है, यूसेज की फोरकास्टिंग क्या है, सॉरी, और कॉस्ट मैनेजमेंट के टूल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, एप्लीकेशंस कौन कौन से अवेलेबल है, एग्रीमेंट्स कौन कौन से हो रहे हैं, वेंडर को लॉक इन दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, कितनी रिस्क है, सिक्योरिटी कंप्लायंसेस क्या है ना। यहां तक बात क्लियर हो गई। यहाँ पर पूरा एक आपका क्लाउड कंप्यूटिंग मेथड सर्विसेज के बेनिफिट आए, उनको कंसिडरेशन आए, उसके एडवांटेज आए या की कंपोनेंट्स आए। इसके अलावा अपन ने क्लाउड के टाइप्स देखे, क्लाउड के सर्विसेज देखी, ये सारे पॉइंट अभी तक अपन ने कवर कर लिए हैं। अब जो पॉइंट है वो उन्हीं पॉइंट को थोड़ा सा आगे डिटेल में बता रहा है। लाइक के क्लाउड के मॉडल्स बताए गए, जैसे क्लाउड के टाइप्स बोल दिए, पब्लिक, प्राइवेट, इसी तरीके से उन्हीं को मॉडल भी बोला गया है। अब पब्लिक क्लाउड क्या होता है? थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है और हम ये शेयर करते हैं मल्टीपल पर्संस। इसमें सबसे ज्यादा एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी कि हर मॉडल के एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछे गए। एडवांटेज क्या होता है? एक तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, जब हम पब्लिक में डोमेन पे वर्क कर रहे हैं तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, स्केल किया जा सकता है और मेंटेनेंस इसका इजी होता है। लाइक कि अगर मैं ये बिल्कुल आप ये मान के चलिए पब्लिक क्लाउड यानी गूगल की जी ड्राइव जो आपके पास है उसकी बात कर रहे हैं, वो क्या है? इजी है, कॉस्ट इफेक्टिव है। $1 $2 के अंदर तो बहुत सारा 1 टेराबाइट दे रहे हैं, 1 का प्लान चल रहा है उनका, स्केल कर सकते हो, मेंटेनेंस फ्री है ना। डिसएडवांटेज क्या होता है? यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न्स थोड़ा रहता है और लिमिटेड कंट्रोल रहता है, यानी फ्री की चीजें इसमें 15 जीबी तक ही है। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? प्राइवेट क्लाउड के अंदर एक डेडिकेटेड सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलाउड होता है। ये एक क्लाउड बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसका एडवांटेज क्या? सिक्योर्ड होता है ये, और आप टोटल पूरे क्लाउड को कंट्रोल कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पाता और स्केलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर आपने एक क्लाउड खुद के लिए ले रखा है तो उसका एक पर्टिकुलर कॉस्ट भी है और उसको तुरंत आप स्केल नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि आपका प्राइवेट क्लाउड है। अब नेक्स्ट क्या है? हाइब्रिड क्लाउड है। हाइब्रिड में थोड़ा हिस्सा प्राइवेट का होता है, थोड़ा हिस्सा पब्लिक का होता है, तो इसको पब्लिक और प्राइवेट का कॉम्बिनेशन, लेकिन कितना परसेंटेज है वो कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। एडवांटेज क्या है? ये फ्लेक्सिबल भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि दोनों के फीचर्स हैं इसके अंदर, स्केल भी किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज क्या है? एक तो सिक्योरिटी कंसर्न इसमें भी रहेगा, क्योंकि ये पब्लिक क्लाउड का रहेगा और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ना। कौन सी चीजें किसको कहां मिल रही हैं वो नहीं पता, क्योंकि आपको एक बात और यहां पर इंटरेस्टिंग बताता हूं। जैसे कि एक फोटो है अपना, ठीक है, अब वैसे तो बहुत सारे पिक्सल होते हैं, 16 बाय 16, 32 बाय 32, तो अपन ये मान के चलते हैं 4 बाय 4 पिक्सल है, ठीक है, यानी कि 16 पिक्सल है ना। अब ये एक फोटो बना है। अब इस एक फोटो में ये जैसे मैंने यहां पर थोड़ा सा एक फोटो बना है ना, ये फोटो इन इतने पिक्सल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आपको ये बात तो समझ में आ गई। मैंने एक नंबर लिखा है, ये एक इमेज है, अभी ये मान के चलो। अब जब ये गूगल क्लाउड पे या कहीं पे भी क्लाउड पे स्टोरेज होता है ना डेटा, तो ऐसा नहीं है कि ये क्लाउड की एक पर्टिकुलर स्पेस रही और यहीं पे वो एक नंबर की पूरी आपकी इमेज आएगी ना, ऐसा नहीं होगा। वो कैसा होता है? वो ऐसा होता है कि पूरा जो आपका क्लाउड है, मान लेते हैं पूरा हमारा क्लाउड है, ठीक है, हमारा पूरा क्लाउड है, इसके ऊपर ये वाली जो इमेज है ये यहाँ पे स्टोर होगी, ये वाली इमेज है वो यहाँ पे स्टोर होगी, ये वाली इमेज है वो यहाँ पे, ये वाला पिक्सल मतलब ये वाला पिक्सल जो है वो यहाँ पे स्टोर होगी, यानी कि 16 टोटल आपके पॉइंट्स हो गए। तो 16 पॉइंट्स में 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, ऐसे करके, और जम्बल्ड वे के अंदर होती है। इसलिए क्लाउड को एन्क्रिप्शन काफी हैवी माना जाता है और इसको क्रैक करना इसलिए मुश्किल है। तो जैसे ही मैं जब ये 1 पे क्लिक करूंगा तो आपकी ये जो मेमोरी है क्लाउड की वो तुरंत जब आपको दिखाएगी तो ये सारे के सारे मिला के बताती है। इसलिए हमको तो 1 दिख रहा है, लेकिन जब वो सर्वर पे होती है तो वो जम्बल्ड वे के अंदर होती है। ये बात आपको समझ में आ गई। इसी के कारण ये जो हमारे हाइब्रिड क्लाउड होता है इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, क्योंकि कौन सी चीज कौन से क्लाउड के अंदर, क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए इसमें प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिटी क्लाउड। यहाँ पर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक क्लाउड
स्टोरेज लेती है, उसको कम्युनिटी क्लाउड कहते हैं। एक तो एडवांटेज ये हो जाता है, कॉस्ट शेयर हो जाती है, 5-7 बंदों ने मिलकर एक ले ली, कोलैबोरेशन हो जाता है उन 5-7 के बीच में, रिस्क और सिक्योरिटी तो इसमें रहेगा ही, और लिमिटेड कंट्रोल रहेगा क्योंकि सारी ऑर्गेनाइजेशन के सब कुछ बंदे रहते हैं। कंट्रोल सबसे हाईएस्ट किस में मिलेगा? प्राइवेट में मिलेगा, ठीक है। अब क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सेल्फ सर्विसेज, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सेल्फ सर्विसेज, क्लाउड सॉफ्टवेयर एज ए सेल्फ सर्विसेज, वो सारी की सारी चीजें अपन ने देख रखी है। आइए जस्ट ये आखिरी बस पॉइंट बचे हैं, इसको खत्म कर दें। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सेल्फ सर्विसेज इज अ कोर फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग दैट एम्पावर्स द प्रोविजन टू मैनेज मॉनिटर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली। इट enables organization to rapidly deploy and scale IT resources according to their need without relying on manual intervention of IT administration. Allows user to access and manage the resources user friendly infrastructure portal। यानी कि ये ऑलरेडी अपन देख चुके हैं फर्स्ट यूनिट में, सेकंड में भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था। इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड सर्विसेज क्या है, बुकिश मैंने इसलिए पढ़ दिया क्योंकि अभी तक मैंने एक बार भी ये डेफिनेशन पढ़ी नहीं थी, तो मैंने कहा बच्चों के लिए भी पढ़ लेते हैं। जब क्लाउड के बेस पे एक बेसिक थिंग है और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है क्लाउड की, कि जब पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जाता है जिसमें नेटवर्किंग है, स्टोरेज है, यूजर मैनुअल्स हैं, यूजर एप्लीकेशंस हैं, वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड बेस पे प्रोवाइड करा जाता है, तो उसको क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सेल्फ सर्विसेज बोलते हैं। और ये सेल्फ सर्विसेज जब लग गया इसमें, यानी इसके अंदर ऑटोमेशन का वर्क भी है। गूगल शीट पे आप देखना ऑटो सेव होता है ना, कैनवा पे देखना ऑटो सेव होता है। अधिकतर जो क्लाउड सर्विसेज रहती है उनमें ऑटो सेव का ऑप्शन रहता है। इसके की फीचर्स क्या रहते हैं? रिसोर्स का प्रोविजन रहता है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट रहता है, यानी कि हर पार्टी के अकॉर्डिंग अपन कॉन्फ़िगरेट कर सकते हैं, हर पार्टी के अकॉर्डिंग अपन अपने आप को स्केल कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर पाता है। स्केलेबिलिटी आ गया। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन यानी कि इसको ऐसा कर सकते हो कि बहुत सारी ऐसी थिंग्स होती हैं जो बैक एंड पे हो जाती है, लाइक बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं क्लाउड बेस्ड, जिसपे आप केवल बिल दीजिए, बिल एंट्री करते जाइए, वो टैली में भी एंट्री कर देगा, उसकी जर्नल एंट्री भी कर देगा, उसकी बैलेंस शीट भी आपको ऑटोमेटिकली बता देगा, और कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी चल रही है वो बता देगा। कहीं कोई मैनुअल डाटा एंट्री नहीं है, केवल बिल को स्कैन करिए और दे दीजिए, ठीक है। और स्कैन भी नहीं तो फोटो खींच के चढ़ा दीजिए, ठीक है। तो एक्सेस कंट्रोल दे देता है, मॉनिटरिंग कर देता है, मींस के जो भी सारी एक्टिविटी आप गूगल क्लाउड्स पे कर रहे हैं वो सारी यहाँ पर अपन लिखते हैं। बेनिफिट क्या है? एजिलिटी है, कॉस्ट सेविंग है, फ्लेक्सिबिलिटी, अब तो याद ही हो गए होंगे आपको, एम्पावरमेंट दे रहा है, इंप्रूव कर रहा है प्रोडक्टिविटी, रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन प्रोवाइड करा रहा है। तो इसी के साथ में अपना ऑलमोस्ट 22 मिनट्स में एज सून एज पॉसिबल मैंने ये कंप्लीट करने की कोशिश करी, और आई होप सारे पॉइंट्स आपको ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट से आपको रिमेंबर होंगे। थोड़ा सा अपन ने स्केल करा, एक वर्ड मेरे को नहीं आया था, प्रोनाउंस करते नहीं आया था। चलिए एक बार वो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो खत्म करेंगे। कहाँ गया वो वर्ड? सुसंगठित, मैंने आपको उसका मतलब बताया है एक बार, कहाँ गया? हाँ, ऑर्केस्ट्रेशन, ठीक है, अभी तो सही है। अगर किसी को और कोई हो गलती मेरे से तो बताना। अब वापस से क्या है? ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स कोऑर्डिनेट एंड डेवलपमेंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ऑफ आईटी रिसोर्सेज, यानी कि सबको एक साथ लेके आईटी रिसोर्सेज को वर्क करने को ऑर्केस्ट्रेशन बोला जाता है। ये डायनामिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है। अब ऑर्केस्ट्रेशन ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आता हूँ और इसकी की सीरीज आगे बढ़ाता हूँ। जय हिंद।